आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं भारत के एक गुमनाम क्रांतिकारियों के विषय में बात करने के लिए आया हूं, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं। बिनोय बादल और दिनेश की कहानी। बिनोय बादल और दिनेश हमारे देश के क्रांतिकारी जो बंगाल से बिलोंग करते थे, जिनका नाम बिनोय कृष्ण बसु, सुधीर बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्त। ये तीन क्रांतिकारी बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनका लक्ष्य था कि किसी न किसी तरह से हमें उन पुलिस अधिकारियों को मारना है जो जेलों के अंदर बंद हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर असहनीय यातना दिया करते थे। और ये तीनों बंगाल वॉलंटियर्स के सदस्य हैं। ये 40 के दशक में, मैं कह सकता हूं कि 30 और 40 के दशक में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। और इस बंगाल वॉलंटियर्स की स्थापना 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल वॉलंटियर्स में वो लोग थे जो देशभक्ति की भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत थे, जो मातृभूमि के लिए अपने को बलिदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा करते थे। इस बंगाल वॉलंटियर्स के 3 सदस्य हैं जिनका नाम मैंने कहा कि बिनोय बादल और दिनेश। इनको एक बहुत जोखिम भरा काम सौंपा गया और वो जोखिम भरा काम यह था कि बंगाल का जो आईजी जेल था, जिसका नाम कर्नल नॉर्मन सिम्पसन था, उस नॉर्मन सिम्पसन को मारने का जिम्मा इसको दिया गया। ये सिम्पसन करता क्या है? जो आईजी जेल बंगाल है, ये सिम्पसन क्या करता है कि जो हमारे क्रांतिकारी और जो राष्ट्रवादी लोग जाते थे, जो आंदोलनकारी जाते थे जेलों में, उनको बड़ी यातना देकर कहीं न कहीं मारा करता था। और इसका पूरी तरीके से बंगाल वॉलंटियर्स को इस बारे में मालूम हो गया था कि इसको किसी भी तरह से खत्म करना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल वॉलंटियर्स के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, वो ऑपरेशन फ्रीडम के तहत ऐसे पुलिस अधिकारियों को, जो बदनाम पुलिस अधिकारी थे, उनकी हत्या किया करते थे। इससे पहले बिनोय ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिनोय ने एक प्रकार से ढाका के आईजी लोसन की हत्या कर चुके हैं। ढाका के आईजी लोसन की बिनोय जो है हत्या कर चुके हैं। अब उनको जिम्मा सौंपा गया कि भाई आप जो है इस नॉर्मन सिम्पसन को कहीं ना कहीं मारिए, ये बहुत प्रताड़ित करता है हमारे क्रांतिकारियों को, और बड़ा जिम्मा दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिनोय बादल दिनेश तैयार हो गए, और मारना भी कहां था, एकदम पब्लिक प्लेस पर मारना है, सार्वजनिक स्थान पर मारना है, जिससे एक मैसेज जाए अंग्रेजों के अंदर कि बंगाल के अंदर जागरूकता आ चुकी है। और इसके लिए रॉयटर्स बिल्डिंग को चुना जाता है। रॉयटर्स बिल्डिंग वह जगह थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां बंगाल में अंग्रेजों का प्रशासनिक दफ्तर हुआ करता था, जहां पर बड़े बड़े अंग्रेज पदाधिकारियों के ऑफिस हुआ करते थे। उसी में सिम्पसन का भी ऑफिस है। बिनोय बादल दिनेश को जिम्मेदारी दी गई और इनको यह बात मालूम है कि जो काम इनको सौंपा जा रहा है वो काम तो हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल है। ये जोखिम भरा काम था। इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हम लौट नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इस तरह से पाश्चात्य वेशभूषा में सूट बूट हैट लगाकर, जिससे किसी को शक ना हो सके, इस प्रकार से रॉयटर्स बिल्डिंग में दाखिला लेते हैं। और बादल के पास पहले से ही साइनाइड का कैप्सूल रखा हुआ था, क्योंकि वो जान रहे थे कि इसका परिणाम क्या होगा। अंततः ये सिम्पसन के दफ्तर के सामने पहुंच जाते हैं और राइटर्स बिल्डिंग में घुसते ही जब सिम्पसन के ऑफिस के सामने पहुंचे तो वहां पर तत्काल चपरासी ने से प्रश्न किया और चपरासी को धक्का देकर इस प्रकार से उस बदनाम आईजी जेल सिम्पसन के कुलना के ऑफिस में दाखिला करते हैं। अब इस सिम्पसन को समझ ही पाता, तब तीनों ने कहीं कि अपने कोट से रिवॉल्वर निकाल लिया और तीनों ने कुलना को उसको शूट कर दिया। सिम्पसन वहीं पर ढेर हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के इस राइटर्स बिल्डिंग में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। बहुत से अधिकारी अपनी अपनी गन पॉइंट पर अपनी बंदूकों को लेकर निकल पड़े। फोर्स को इत्तला दे दिया जाता है और ये तीनों तत्काल उसी राइटर्स बिल्डिंग के एक पासपोर्ट ऑफिस में प्रवेश कर जाते हैं। वहां से फायरिंग शुरू हो जाती है और जब लोगों इनको लगा कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बादल ने इस तरह से उस साइनेट का कैप्सूल खा लिया। कुछ समय में ही वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये बाकी जो हमारे बचे 2 जाबाज क्रांतिकारी थे, जिनको मैंने अभी कहा बिनोय और दिनेश चंद्र गुप्त, ये संघर्ष करते हैं और जब इनको लगा कि हम बच नहीं पाएंगे, तो अंततः इन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से एक एक गोली बची थी अपने सिर में मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। यह घटना मैं आपको बताना चाहता हूं 8 दिसंबर 1930 की है,
इस प्रकार से तत्काल पुलिस ने इन दोनों को कहीं न कहीं एक प्रकार से धराशायी थे, एक प्रकार से उठाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो कहीं न कहीं मैंने कहा कि साइनेट खाके बादल तो पहले ही एक प्रकार से शहीद हो गए थे, लेकिन बिनोय भी कुछ दिन बाद यानी 13 दिसंबर को शहीद हो जाते हैं। लेकिन दिनेश चंद्र गुप्त को बचा लिया गया और दिनेश चंद्र गुप्त को कहीं न कहीं एक प्रकार से सेशन जज की अदालत में पेश किया जाता है, जिसका नाम था रॉल्फ गार्लिक। और रॉल्फ गार्लिक की अदालत में कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं एक प्रकार से उनके ऊपर जो है केस चलता है और इस तरह से जुलाई 1931 में दिनेश चंद्र गुप्त को फांसी की सजा दे दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से बिनोय बादल और दिनेश चंद्र गुप्त ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस बदनाम अधिकारियों को मारकर देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि इस देश की आजादी में भारतीय क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा योगदान है। और इसीलिए जाते जाते दो लाइनें मैं जरूर कहूंगा कि प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माता के अंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।